नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान का पहला पाठ, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ को पूरा कवर कराएंगे। अगर आप कक्षा 9वीं में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने कक्षा 9वीं के दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम से ही स्पष्ट है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। द्रव्यमान क्या होता है? कोई भी वस्तु अंदर से कितनी भरी हुई है, उसके अंदर कितना आयतन है, वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है। द्रव्यमान और वेट में थोड़ा सा अंतर होता है। द्रव्यमान कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, चाहे कहीं भी चले जाइए प्लानेट पे, दूसरे प्लानेट पे चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका भार ज़रूर चेंज हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम द्रव्यमान के वो पदार्थ के कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है किताब, पेन, पानी, ग्रह, ये हवा, सूर्य, तारे, ये क्या हैं? पदार्थ हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे वो क्या होती है? पदार्थ होती है। पदार्थों के गुणधर्म। पदार्थों के क्या गुणधर्म होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनके बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण वो निरंतर क्या होते हैं? गति में होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण हैं एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। अगले स्टेप की ओर चलेंगे। कणों के गुणधर्म। अब हम कणों के गुणधर्म को एक एक करके पढ़ेंगे। जो 3 गुणधर्म हैं उनको एक एक करके हम समझेंगे। पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है। इसको हम देखेंगे। एक गिलास वाटर लेंगे, पानी को गिलास में एक स्तर तक भर लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ तक पानी भर लिया हमने, उसमें नमक या चीनी को मिलाएंगे। नमक या चीनी को जैसे ही मिलाएंगे हम, मिलाते जाएंगे, ये पूरी तरीके से घुल जाए तो फिर हम देखेंगे पानी का स्तर न कम होता है न ज़्यादा होता है। तो वो नमक और चीनी कहाँ गया? वो रिक्त स्थानों में भर गया। इससे प्रूफ होता है कि पदार्थ के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगला है रिक्त स्थान ठोसों में सबसे कम होता है। रिक्त स्थान किस में होता है? ठोसों में सबसे कम होता है। ठोसों से ज़्यादा द्रवों में होता है। सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान गैसों में होता है। तो चलिए अगले गुणधर्म की ओर। अगला गुणधर्म है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थों में जो कण होते हैं जिनसे बना होता है पदार्थ, वो निरंतर किस में होते हैं? गति में होते हैं, गतिशील होते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक गिलास में अपने पानी लिया, उसमें कुछ स्याही की ड्रॉपलेट डाली, ड्रॉपर के माध्यम से स्याही की ड्रॉपलेट डाली और कुछ समय तक उसे छोड़ दिया ऐसे ही। तो शुरुआत में हम देखते हैं वो स्याही है एक जगह पे रहती है और धीरे धीरे पूरे गिलास में फैल जाती है। तो पूरे गिलास में वो कैसे फैल गई? क्योंकि कण गति कर रहे हैं, इसलिए वो पूरे गिलास में फैल गई। इससे प्रूव होता है कि कणों में गति होती है। पदार्थ के जो कण हैं उनमें गति होती है। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। इससे प्रूव क्या होता है? पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और ये गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा और तेज हो जाती है। क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये बहुत जल्दी और फैल जाएगी स्याही, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कणों की गति ठोस में सबसे कम होती है, द्रवों में मध्यम होती है। सबसे अधिक कणों की गति किस में होती है? गैसों में होती है।
नोट करते जाएं, ये बहुत ही आपके लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। अगला गुणधर्म है कणों का, कणों के बीच में आकर्षण होता है। कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। इसको हम एक नल के माध्यम से समझेंगे। अगर नल में तेज़ी से पानी चल रहा हो, अगर उसमें उंगली लगाएंगे तो शुरुआत में पानी इधर उधर जाएगा और उंगली के बाद नीचे धारा मिलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कण क्या है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहले धारा अलग अलग हो जाएगी और फिर बाद में नीचे मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। सबसे अधिक ठोसों में होता है और द्रवों में मध्यम होता है और सबसे कम आकर्षण गैसों में होता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थों की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, अगली है प्लाज्मा और बॉयस आइंस्टीन कंडेंसेशन। 3 अवस्थाओं के बारे में ही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस हमारे सिलेबस में है और ये 2 अवस्था सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो ठोस क्या होता है? ठोस का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? ठोस के कण क्या होते हैं? नज़दीक नज़दीक होते हैं, इसलिए उसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। उसका आकार चेंज नहीं होता। जैसे लकड़ी है, ईंट है, लोहा है, उसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। तो ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित विमाएँ होती हैं, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई उसकी निश्चित क्या होती है? विमाएँ होती हैं, फिक्स। और ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं, क्योंकि उनको दबाने पर वो दबते नहीं हैं, इसलिए ठोस कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। और निश्चित आयतन होता है, उसका निश्चित आयतन होता है। भार है ना वो, उसका निश्चित क्या होगा? आयतन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ईंट, मेज और कई एग्जाम्पल हैं ठोस के। ठीक है। तो अगला है द्रव। द्रवों के कण ठोसों की अपेक्षा थोड़ी दूरी पर होते हैं, इससे उनका आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में अपन भर देंगे उसी बर्तन के अनुरूप द्रव बदल जाता है, उसी आकार का हो जाता है। बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी के आकार का, जग में डाल दिया, जग के आकार का। इसलिए द्रव का कोई आकार नहीं होता। अनिश्चित विमाएँ होती हैं, इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं, क्योंकि आकार बदल जाएगा तो विमाएँ भी बदल जाएंगी। इसमें बहने का गुण होता है, बहाव का गुण होता है द्रवों में। कम संपीड्य होता है। ठोस तो असंपीड्य होते हैं, ये कम संपीड्य होता है। इस पर दबाने पर ये थोड़ा सा दब जाएगा, कम संपीड्य होता है। और निश्चित आयतन होता है। आयतन तो इसका फिक्स होता है, चाहे किसी भी बर्तन में डाल दो लेकिन उसका आयतन तो उतना ही रहेगा। जैसे दूध है, पानी है, इसके ये एग्जाम्पल है, और भी कई द्रव होते हैं। अगला है गैस। गैस के कण अधिक दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका आकार भी अनिश्चित होता है, विमाएँ भी अनिश्चित होती हैं, इनमें बहाव का गुण भी पाया जाता है। अधिक संपीड्य होती हैं गैसें और अनिश्चित आयतन होता है, इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता गैस का, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन। तो ये उम्मीद है समझ में आ गए होंगे ठोस, द्रव, गैस। अब इनके गुणधर्मों के बारे में धीरे धीरे डिटेल में अपन पढ़ेंगे। तो अगले स्टेप की ओर चलते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थों की जो अवस्था हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनमें परिवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो टेम्परेचर है, उसमें बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में बदल सकते हैं, और दाब में बदलाव करके भी पदार्थ की अवस्था को चेंज किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे हम तापमान में बदलाव करके कैसे हम अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ठोस हमने ले लिया बर्फ़। अगर बर्फ़ का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। और पानी का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा? वाष्प में, वो गैस रूप में बदल जाएगा। तो हम देखेंगे ठोस को हमने द्रव में चेंज कर दिया और द्रव को गैस में।
तो तापमान में बदलाव करके ठोस द्रव में चेंज हो गया और द्रव गैस में। ऐसे ही हम गैस का टेम्परेचर कम करके द्रव में बदल देंगे और द्रव का टेम्परेचर बदल करके ठोस में चेंज कर देंगे किसी भी पदार्थ को। जैसे जल के वाष्प को हमने टेम्परेचर कम किया तो वो पानी में बदल जाएगा और पानी का टेम्परेचर और कम किया 0 डिग्री से अधिक तो वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे ही दाब में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस का दबाव में भर के सिलेंडर में भरा जाए तो वो किस रूप में आ जाती है, द्रव रूप में। फिर से उसको निकाला जाए, प्रेशर कम किया जाए तो वो किस रूप में हो जाएगी, गैसीय रूप में। इसलिए दाब का प्रभाव भी पदार्थ की अवस्था पर पड़ता है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। तापमान में परिवर्तन करके जो प्रभाव होता है पदार्थ का, उसको कुछ परिभाषाएं इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला है गलनांक बिंदु, दूसरा क्वथनांक बिंदु, तीसरा ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, इनको हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले समझेंगे गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु क्या होता है? किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। सीधी सी बात है, कोई भी ठोस है वह तापमान, कोई भी ठोस अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाए वो क्या कहलाएगा, उसका गलनांक बिंदु। कोई भी ठोस है द्रव में बदल जाए वो उसका गलनांक बिंदु कहलाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है? ये गलनांक बिंदु से रिलेटेड पॉइंट है। तो वायुमंडलीय दाब पर उसके 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके संगलन पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 1 किलोग्राम ठोस ले लें, मान लीजिए बर्फ़ ले ली। अब बर्फ़ को द्रव में बदलने के लिए, पानी में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर समझ लेना चाहिए। अगला पॉइंट है क्वथनांक बिंदु। अगला पॉइंट क्या है? क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु क्या होता है? किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। वह द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे पानी है, पानी में अपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। उसको उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसकी क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सीधी सीधी बात है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है गैसीय अवस्था में वाष्प में बदलने के लिए, तो उसे उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे हमने 1 किलोग्राम द्रव ले लिया, पानी ले लिया, उसको गैस में बदला तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मीय ऊर्जा कहलाएगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में से गैस अवस्था में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कोई भी पदार्थ है द्रव अवस्था में न जाते हुए सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। कोई भी पदार्थ है द्रव अवस्था में न जाते हुए सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निक्षेपण क्या होता है? गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया।
गैस से सीधे क्या बन जाए, ठोस बन जाए। वाष्प, जैसे एग्जाम्पल है, वाष्प से सीधा बर्फ बन जाए। मतलब गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहते हैं। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नैप्थलीन की गोलियाँ। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। यहाँ पे हम सब चीज़ें जो भी पॉइंट अभी तक पढ़े हैं वो सब समझेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी एकदम। जैसे द्रव है, अगर द्रव को जमा दिया जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। और ठोस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। ठोस का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संगलन। और ठोस का गैस में बदलना, सीधे ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, निक्षेपण। और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। कोई गैस द्रव में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे, संघनन। और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। एक बार फिर समझ लीजिए, द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, द्रव का ठोस में बदलना जमना। और ठोस का द्रव में बदलना संगलन। और ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। और गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाएगा, निक्षेपण। और गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा, संघनन। और द्रव का द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, द्रव का गैस में बदलना कहलाएगा वाष्पीकरण। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नोट जरूर कर लीजिए इसको, क्योंकि आगे काम आने वाला है ये। अगला है दाब में परिवर्तन के प्रभाव। अभी तक अपन ने तापमान में परिवर्तन के प्रभाव पढ़े, अब पढ़ेंगे दाब में परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं पदार्थ पर। तो यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाएगी। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। अतः दाब बढ़ने से कण की नज़दीक आते हैं, दाब बढ़ने से कण क्या आते हैं, नज़दीक आते हैं। और दाब घटने से कण क्या है, दूर जाते हैं। दाब बढ़ने से गैस के कण नज़दीक आते हैं और दाब घटने से गैस के कण दूर जाते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। वाष्पीकरण क्या है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब किसी सतह पर होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव है जिसमें अपन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर वाष्प में जो बदल जाएगा तो उस प्रक्रिया को अपन वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, सतह का क्षेत्रफल है। सतह का क्षेत्रफल वाष्पीकरण को प्रभावित करता है, क्योंकि सतह का जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। अतः सतह का क्षेत्रफल वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। दूसरा है तापमान। तापमान भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता, आर्द्रता भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी वाष्पीकरण कम होगा, आर्द्रता मौसम में कम होगी तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा। वायु की गति, वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। वायु की गति प्रभावित कैसे करती है, अगर वायु की गति अधिक होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और वायु की गति कम होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, अगर हवा तेज़ चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हवा कम धीरे धीरे चलती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तेज़ हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अतः वायु की गति भी वाष्पीकरण को प्रभावित करती है।
अगला पॉइंट है वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से शीतलता, इसका मतलब क्या है? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। मतलब वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के जो कण होते हैं अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा क्या कर लेते हैं? अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे वातावरण में ऊर्जा की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है और वातावरण शीतल हो जाता है। इसी सिद्धांत पर मटके में पानी शीतल हो जाता है, और भी कई एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर हुआ फिनिश। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप क्लास 9th में हैं तो पूरे नोट्स बना लीजिए, एक एक करके हम पूरे चैप्टर कवर कराएंगे, आपका सिलेबस पूरा कराएंगे, और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है समझने में तो हमें कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे, और जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा तो एक एक करके अभ्यास भी कराएंगे, पूरी एक्सरसाइज फिनिश कराएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें, अतः सभी को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। धन्यवाद।